Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 11th biology chapter number first the living world. तो लिविंग वर्ल्ड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सेशन आपका 2021-22 सेशन है। इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी चैनल की तरफ से आपके लिए नीट फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट की जाएगी, जो आपके लिए बेसिकली फ्री होगी। बहुत मिनिमम फीस में आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह की फीस लगेगी, बाकी आपको क्लास पूरी फ्री दी जाएगी। तो उसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। हालांकि अभी हम लोग क्लास 11th की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो डिस्कस करने चल रहे हैं आज द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसकी फर्स्ट पॉइंट आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, व्हाट इज लिविंग थिंग्स। यदि आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो एक रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी अपने बुक से, अपने आसपास की जो बुक शॉप की दुकान है वहां से आप मंगाइए और एनसीईआरटी को जितनी टाइम हो सकता है उतनी टाइम आप रिमाइंड करके पढ़ते रहिए। ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ने से आपको क्या होगा कि उसके अंदर छुपे हुए सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, आप सारी चीजों को जानते रहेंगे। मैं उसे एक्सप्लेन करके बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में आपको समझा दूंगा। ठीक, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। बात यहाँ आप कर रहे थे व्हाट इज लिविंग थिंग्स। तो मैंने आपके इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था कि लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स कहते हैं दे हैव लाइफ एंड दे हैव मेंटेन देयर लाइफ टू ओन सेल्फ। ऐसे आदमी जिसके पास लाइफ होती है और अपने लाइफ को मेंटेन करने की उसके पास एबिलिटी भी पाई जाती है, यानी क्षमता पाई जाती है कि अपने लाइफ को मेंटेन कर ले। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, टिश्यू ग्रेड हो, ऑर्गन ग्रेड हो, ये सेकेंडरी मैटर है, बट उसके अंदर अपनी लाइफ को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक, अब लिविंग थिंग्स को इकोलॉजी की भाषा में अक्सर कहा जाता है बायोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, बायोटिक ऑर्गेनिज्म। और आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट बायोटिक ऑर्गेनिज्म। जब आप लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग के बारे में तो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है, सजीव निर्जीव, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, आप 6, 7, 8, 9 में भी इसको डिस्कस किए हैं। लेकिन जैसे बायोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो आप 9th में चले जाते हैं और फिर वहां पे आपके लिए कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस इकोलॉजी की टर्म में हम इसको क्या कहते हैं, बायोटिक ऑर्गेनिज्म। और जब बायोलॉजी की टर्म में आते हैं या इंग्लिश के टर्म में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपसे क्या पूछा जाता है, एग्जांपल पूछा जाता है कि आप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लिखा है, वहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम लिविंग थिंग्स के ऑर्गेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं, कौन सा है जो लिविंग थिंग्स का ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो लिविंग थिंग्स के ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से बता दीजिए, आपने 9th में, क्लास 9th में आपने एक टॉपिक डिस्कस की है जिसका नाम है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। आप क्लास 11th के स्टूडेंट की पॉइंट से पढ़ें, ये नीट की क्लास नहीं है। नीट की क्लास जब आपकी आएगी तो उसमें हम लोग ऑलरेडी हाई लेवल पे चलेंगे। यहां पे आप बेसिकली चीजों को सीखिए, इसके बाद आपकी नीट की क्लास आएगी। तो वहां पे जब बेसिक सीखे रहेंगे, जिसे कहते हैं न्यू, ठीक, तो जब न्यू प्रिपेयर रहेगी तो आप ऊपर की चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो क्रीमी लेयर वहां पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम पूरे दूध, जो दही होती है ना, आपने देखा कर्ड, तो कर्ड को जब मथते हैं तो मथने के बाद उसमें से घी निकलती है, देखे होंगे। तो जब घी निकलती है तो उस घी का काम क्या होता है, उस घी का ही तो हम यूटिलाइजेशन करते हैं, मक्खन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, पूरे दही को पढ़ेंगे, क्लास 11th की क्लास है। लेकिन जब हम नीट की क्लास करेंगे तो वहां पे क्रीम वाली पॉइंट को ही पढ़ेंगे। समझ पा रहे मेरी बात को। तो बात यहाँ पे हो रही थी कि बायोटिक ऑर्गेनिज्म का आपको एग्जांपल बताना है। तो मैं आपसे बता रहा था कि जब हम क्लास 9th में पढ़ रहे थे तो 9th में एक चैप्टर था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद होगा आपको, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था। टू किंगडम में किसने रखा था, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को और एक नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं, या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फादर हैं। इन्होंने ऑर्गेनिज्म के दो नामकरण पद्धति बताया था जिससे जीवों के दो नाम रखे जाते हैं। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां कमेंट मिलेगा, वहां पे आपको बताना है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। किसका, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, साइंटिफिक नेम बताना है आपका किसका, ह्यूमन का, कि क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां से बताइए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन है, एवरीवन कमेंट करेंगे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है और पैटर्न से करेंगे, जिस पैटर्न से लिखा जाता है। ठीक, चाहे आप गूगल भी कर सकते हो, उसके लिए स्वतंत्र। चलिए,
तो कैरोलस लिनियस ने क्या कहा था, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, यानी जितने ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने उसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया, टू किंगडम में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट किंगडम को क्या कहते थे, प्लांटी कहते थे, और सेकंड किंगडम को क्या कहा जाता था, एनिमेलिया। फर्स्ट किंगडम को क्या कहते थे, प्लांटी कहते थे, और सेकंड किंगडम को क्या कहते थे, एनिमेलिया कहा जाता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बाद में प्लांटी को भी अलग अलग कई भागों में डिवाइड किया गया, एनिमेलिया को भी डिवाइड किया गया, वो सब आपकी नीट की क्लास के लिए। यहाँ पे बस इतना जानिए कि कैरोलस लिनियस ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 1778 में कितने डिवाइड किया था, दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक को क्या कहते हैं, प्लांटी, और सेकंड को क्या कहते हैं, एनिमेलिया। इतना हो गया। बाद में उसमें कुछ ड्रॉबैक रह गए, कई ऑर्गेनिज्म के लिए प्लेस नहीं था। जब प्लेस नहीं था तो उसे डिवाइड किया गया, चेंज किया गया, और चेंज करके क्या किया गया, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्या किया गया, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जल्दी बताइए। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। कब, 1969 में। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने आपको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंतर्गत आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में बांट दिया गया, 5 ग्रुप में बांट दिया गया। कितने ग्रुप में, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट किंगडम को कहते हैं किंगडम मोनेरा। ये आपका सेकंड चैप्टर भी है यहीं पे, अभी बता रहे हैं, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा खाली। प्रोटिस्टा। थर्ड है आपका कौन, प्लांटी, नहीं, थर्ड आपका फंजाई, और फोर्थ प्लांटी, और 5 एनिमेलिया। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। आपसे पूछा जाता है एग्जांपल किसका, लिविंग थिंग्स का। ये इसके बारे में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 आपका है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे तो वहां पे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो है वो आपके प्लांट किंगडम से है, और फोर्थ चैप्टर जो है एनिमल किंगडम से। आपके सिलेबस में जो 4 चैप्टर दिए गए फर्स्ट यूनिट में, उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ल्ड, पूरा सबको एक साथ रखा गया है। सेकेंड चैप्टर में सिर्फ 5 ग्रुप को पढ़ना है, यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग दोनों को पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ 5 को पढ़ना है, किसको, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, एल्गी को, और फंजाई को, और प्लांटी को, एनिमेलिया को। क्लियर। और जैसे ही हम 4th चैप्टर में चलेंगे वहां पे हमको 3rd चैप्टर में प्लांटी पढ़ना है, और 4th चैप्टर में हमको किसको पढ़ना है, एनिमेलिया को पढ़ना है। फिर एनिमेलिया के भी अपनी डिवीजन है उसको पढ़ेंगे। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उससे एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि 5 किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है ये सभी लिविंग है। 5 किंगडम के अंतर्गत आप देखिए, आप प्राइमरी के स्टूडेंट नहीं है, नर्सरी के स्टूडेंट नहीं है, आप हायर लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने, भले आप प्रमोट कर दिए गए, पास कर दिए गए हैं, ऐसी बात नहीं, आप बहुत खुश हैं, मुझे पता है, फिर भी आप प्रमोट में हैं या पास किए गए हैं, आप अच्छे नंबर से आए हैं, बुरे नंबर से आए, ये सेकेंडरी मैटर है। मैटर ये आपका आईक्यू लेवल कितना है। देखिए बहुत सारे लोग आपको डिप्रेस करें, डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मार्कशीट होगी, जो भी आपका नंबर आएगा वो ठीक है। आपका आईक्यू लेवल क्या है वो आपका ज्यादा माने रखता है, मार्कशीट सेकेंडरी आती है, ठीक। हाँ, कहीं कहीं छोटी छोटी जॉब ऐसी हैं जहां पे मार्कशीट का रोल ज्यादा होता है, लेकिन कहीं पे ऐसी चीजें हैं कि जहां पे आपके आईक्यू लेवल का रोल ज्यादा है, मार्कशीट का बहुत कम रोल होता है, ठीक। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में आपके जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इसके सभी एनिमल कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, यानी जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, लिविंग। ये बात आप क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ गए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कई बार रिपीट होगा, घबराइए मत, कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप कहेंगे व्हिटेकर ने दिया था। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया था। यहां तक क्लियर हुआ। फिर से देखते हैं एक बार, हमसे पूछा जा रहा है कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, व्हाट इज लिविंग थिंग्स। हम कहेंगे लिविंग थिंग्स उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, दे हैव लाइफ एंड दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन सेल्फ, जिसके पास ये क्षमता होती है कि अपनी लाइफ को खुद से मेंटेन कर ले, उससे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो एग्जांपल आएगा, एग्जांपल कौन होगा, मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा, प्लांटी होगा, एनिमेलिया होगा। यानी इस 5 किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किसमें आते हैं, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए
अब मोनेरा जो होता है, यहाँ पे एक पॉइंट यहीं पढ़ लीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो बता सकता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता था, यानी पहले का न्यूक्लियस पाया जाता था, या न्यूक्लियस होता नहीं था, बिफोर द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट का मतलब होता है इंग्लिश में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो बिफोर द न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? बिफोर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पहले का, यानी जब न्यूक्लियस नहीं था उसके पहले के जो जीव थे वो प्रोकैरियोटिक हैं। और प्रोकैरियोटिक जीव से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोट की एग्जांपल कौन हो, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को बीजीए कहते हैं। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है? तो बीजीए किसमें आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। उसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया, सबको बताएंगे सब किस में आते हैं? मोनेरा किंगडम में आते हैं, जो किसका ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोट का है। बाकी ये चार जो हैं ये सभी कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं, जिसे हम कहते हैं यू मीन्स होता है गुड, 1 सेकेंड, यू मीन्स होता है गुड और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें गुड न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। यहां पे थोड़ा सा आपका 1 सेकंड रुक जाइएगा और उसके बाद आपकी सारी चीजें क्लियर हैं। आपको ह्यूमन का साइंटिफिक नेम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ये आपका रोज का काम है। ठीक है? जो आपके मित्र नीट की क्लास करना चाहेंगे उनसे बता दीजिए कि आपकी नीट की क्लास यहाँ पे फ्री दी जाएगी। आपके नोट्स के लिए, नोट्स का जो खर्चा आता है उसके लिए आपसे मिनिमम अमाउंट की फीस ली जाएगी। आपकी जो क्लास होगी वह क्लास आपकी कैसी होगी? वह क्लास आपकी फ्री होगी, उसके लिए आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। नोट्स के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, जो पैसे मिनिमम अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट नहीं है, वो आपको बताया जाएगा कितना है। लेकिन जो 11th की क्लास किए रहेंगे उन्हें पढ़ने में नीट की क्लास आसानी होगी। यानी आपकी 2 क्लास मिलने वाली, एक तो नीट की क्लास और एक फाउंडेशन की क्लास। जो 11th की क्लास है यह 11th की क्लास, 11th की जो क्लास है और एक नीट फाउंडेशन की 11th की जो क्लास है ये तो आपकी फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो आपकी नीट फाउंडेशन की होगी इसमें 11th की क्लास तो ओवर होगी, साथ ही साथ आपके क्लास 12th की भी क्लास आप 11th में ही पढ़ लेंगे। यानी जून तक, जो जून टारगेट है, जून तक आपके नीट की दोनों क्लास 11th की, क्लास 12th की आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। नेक्स्ट ईयर आप क्लास 12th में होंगे तो उस समय आपके जून तक ही आपका कोर्स प्रिपेयर होगा, पूरी तरह से कोर्स आपका खत्म होगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए। और फिर उसके बाद जब आप 12 पास करेंगे तो उस बीच में आपका टारगेट बैच आपको मिल जाएगा, जिस टारगेट बैच में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर करके बड़े आसानी से अपना नीट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत त्रुटियां रहेंगी तो प्रैक्टिस पेपर में, बोर्ड एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम आपका 2023 में, आपका बोर्ड एग्जाम कब कंप्लीट हो जाएगा? फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। और नीट का जो पेपर होता है जुलाई में होता है। तो जो ये 4 महीने का आपका गैप मिलेगा, इस गैप में आपका पूरी तरह से नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी। जो लोग नीट के हैं उन्हें आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां तक आपका हो गया था। अब बात आती है कि नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। ये तो लिविंग हो गए ना, नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके कुछ नहीं पाया जाता है। सीधे से देखें, कुछ नहीं पाया जाता, क्या उसमें दिमाग लगाना। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स का जो इकोलॉजी की टर्म में कहते हैं उसे एबायोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एबायोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं कहते, एबायोटिक थिंग्स कहते हैं। ठीक, एबायोटिक थिंग्स में आपके आ जाते हैं एयर, वाटर, ठीक, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी। ये सभी किस में आते हैं आपके? जल्दी बताइए। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी किस में आते हैं? आपके एबायोटिक थिंग्स में आते हैं। मैंने आपसे पूछा था कल, जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं जूम से, उससे टीचमेंट टाइप से मुझसे जुड़े हैं, उन लोगों से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको हीट में और टेम्परेचर में डिफरेंस बताना था। डिफरेंस बताना है किसमें? हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। टीचमेंट वाले जितने भी हैं यहाँ पे वो बताएंगे, और जो लोग नहीं भी, जो लोग नए देख रहे हैं वो भी बताएंगे। वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, तो वो भी बताएंगे कि आपको टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है।
ठीक है, फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है, आप आंसर करिएगा टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर होता है। चलें, लिविंग थिंग्स क्लियर हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। आसान है, बहुत आसान है, बायोलॉजी से आसान कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप पूरे साल भाग भाग करके फिजिक्स की कोचिंग करते हैं, पूरे साल भाग भाग करके आप किसकी कोचिंग करते हैं, केमिस्ट्री की कोचिंग करते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने देखा बहुत भीड़ होती है। बायो की कोचिंग भी बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, जो लोग थोड़े से चालाक हैं वो करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पे जब आप बायोलॉजी की क्लास करते हैं तो बायोलॉजी की क्लास में आप मेरी बात अगर मान लेंगे तो फिर बायोलॉजी में आपको कभी डाउट नहीं होगा। जब नीट का आपका पेपर होता है, नीट की बात कर लेते हैं एक सेकेंड, जब नीट का आपका पेपर होता है तो इसमें बायोलॉजी 90 क्वेश्चन होता है, ठीक। फिजिक्स का 45 होता है और 45 किसका होता है, केमिस्ट्री का। बायोलॉजी अकेले 90 यानी 50% बायोलॉजी है, 50% में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप जाकर के नेट पे डाल करके चेक कर लीजिए, इसके सभी टोटल हो जाते हैं 180 क्वेश्चन। और 180 क्वेश्चन जो होते हैं 4 मार्क के होते हैं, टोटल 720 नंबर का, 720 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है नीट का। आप पूरी साल फिजिक्स पढ़ते हैं, पूरी साल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका हाफ टाइम अगर आप लगा देते हैं, जितना फिजिक्स पढ़ते हैं उसकी हाफ, ठीक, हाफ टाइम अगर आप लगा देंगे तो आप इस 90 में, मैं गारंटी से कह रहा हूं 90 में 90 आप पा सकते हैं, 100%। लेकिन आपको उसके लिए 11th को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 12th को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बायोलॉजी से आसान कुछ है ही नहीं। जो बायोलॉजी के अभ्यर्थी उनके लिए एक समस्या क्या है कि न्यूमेरिकल, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल हर एक अलग फार्मूले पे लगते हैं, ठीक। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की वही दशा है और न्यूमेरिकल में वीक होते हैं, इसलिए आप बायो पे ज्यादा फोकस करें। आपको ऑफलाइन कहीं पे या कहीं पे जाने की, किसी ऐप से परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस धैर्य बना के रखें, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होगा, एक एक पॉइंट कंप्लीट होगी। क्लासेस स्टार्ट में छोटे वीडियो जो आपको भले मिल रहे हैं, बाद में जब आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, तो उस समय आपकी क्लासेस बड़ी हो जाएंगी। आपको दोनों लैंग्वेज में क्लास मिल रही, जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए क्या है कि हिंदी भाषी राज्य है। और इनके लिए सबसे आसान क्या होगा कि नीट की क्लास ऑनलाइन से कर सकते हैं, यानी हिंदी भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे। नोट्स तो टोटल इंग्लिश में और क्लास पूरी हिंदी में, तो हिंदी इंग्लिश इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में आपने बहुत कुछ देखा होगा, आपको लगता होगा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अपनी ओन लैंग्वेज चाहिए, ठीक। ये देखना कि इंग्लिश बोलने वाला सुपीरियर है, भाषा आपके ज्ञान को नहीं बताती, भाषा आपके स्वभाव को बताती, आपके चरित्र को बताती, लेकिन कभी भाषा आपके ज्ञान के लेवल को चेक नहीं कर पाएगी। तो भाषा पे मत जाइए कि सामने वाला इंग्लिश ही बोलता है तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पता चला कि वो व्हिटकर को एक बार याद कर लिया, बात खत्म। व्हिटकर को मैं भी इंग्लिश बोल दिया, मोनरा को मैं भी इंग्लिश बोल दिया। चीजें ये है कि आपको बोथ लैंग्वेज में पढ़िए और कोशिश करिए कि उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए। जो कॉन्सेप्ट अगर एक बार पकड़ ले गए तो फिर आपके ज्ञान को कोई प्रसारित होने से नहीं रोक पाएगा। जैसे आप गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारा क्या करते हैं, फुलाते हैं, तो जब आप फुलाते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, फुलाते वक्त उसे क्या करिए, छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, कैसे से रिंग रिंग नाचते हुए गिर जाएगा दूर जाकर के। लेकिन जब आप उसे गुब्बारे को क्या करते हैं, पकड़ के फुलाते हैं, खींच के फुलाते हैं, तो क्या होता है, फैल जाता है। अपने ज्ञान को भी खींचने का प्रसार करिए, अपने माइंड को फैलाइए। जितना एक्सपेंड करेंगे, जितना फैलाएंगे, जितना लोड डालेंगे, उतना वो फैलेगा। इतना भी लोड मत डाल दे फट जाए, हल्का लोड डालिए, धीरे धीरे अपने लोड डालिए ब्रेन पे, ब्रेन फैलता जाएगा और एक बड़ा स्पेस बनाएगा जिसमें आप बहुत सारी चीजों को समाहित कर सकते हैं। तो क्लासेस रेगुलर करिए, मन से करिए। कहीं पे कोई दिक्कत है, नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में 8004109989। आप जब चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना हो, लेकिन आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई होगा, आपको आंसर बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मुझे लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत सारी बातें की हुई। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। अगर हमको कोई आर्गेनिज्म दे दिया जाए तो हम कैसे बताएंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। मतलब कोई तो क्राइटेरिया होगी, जिस क्राइटेरिया पे हम उसे डिवाइड करेंगे कि लिविंग है ये नॉन लिविंग। तो उस क्राइटेरिया क्या है या लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहां पे, यहां पे। पहली पॉइंट है जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, वो क्या है, ग्रोथ।
लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने घरों पे भी आप एक सीड ले जाते हैं, उस सीड को डाल देते हैं, एक छोटा सा पौधा ग्रो करता है, देखते देखते वो विशाल वृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है, तो या ट्री हो जाता है। तो जब वो बहुत बड़ा ट्री हो जाता है तो आप देखते हैं कि वो ट्री कैसे हुआ, एक छोटा सा पौधा ग्रो किया, क्या किया, ग्रो किया, लगातार ग्रो किया। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा देखते देखते एक बड़ा सा व्यक्ति बन जाता है, एक बड़ी सी महिला बन जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे बड़ा हुआ, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पहले छोटा सा था, एक कोशिका रही होगी और वह कोशिका लगातार ग्रोथ करते करते किसमें बदल गई। आप इस चीज को जानते हैं, कोशिका ग्रो करते करते किसमें, मल्टी सेलुलर हो गई, यूनिसेलुलर से किसमें हो गई, मल्टी सेलुलर। फिर मल्टी सेलुलर क्या बना लिए, टिश्यू बना लिए, क्या बना लिए, टिश्यू, यानी सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन की और सेम ओरिजिन की कोशिकाएं एक जगह कोलैप्स हो गई। किसका फॉर्मेशन हो गया, टिश्यू का। और फिर ये टिश्यू किसको बना लिए, आर्गन को बना लिए, ठीक, किसका फॉर्मेशन हो गया, आर्गन का। और आर्गन से आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, किसका, आर्गन सिस्टम का। और आर्गन सिस्टम से किसका निर्माण हो गया, बॉडी का। क्लियर। तो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ होती है, जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी ग्रोथ होती है। हालांकि एनिमल की ग्रोथ एक टाइम के बाद नहीं होती, लेकिन ग्रोथ होती है सेल में, ये मानना है हमको। सेल में क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि 2 टाइम होती है, आपकी वृद्धि 2 तरह से होती है। एक क्या होती है, या किसी भी जीव की वृद्धि कैसे होती है, 2 तरह से होती है, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना और नंबर ऑफ सेल मास का इंक्रीज होना। नंबर ऑफ सेल मास का इंक्रीज होना। जैसे क्लास 11 12th में आप देखेंगे कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी मान लें, ठीक, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, ठीक, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत मानिए, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, इन सभी क्लासमेट को आप देखेंगे तो उनकी बॉडी जो होगी बड़ी दुबली पतली होगी। रेयर में 2-4 लोग ऐसे होंगे जो बड़े स्ट्रांग हो गए होंगे, बड़े हेल्दी हो गए होंगे। इनकी बॉडी में क्या, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, नंबर ऑफ सेल, यानी वो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है। आप अपने घरों में कहते हुए सुने होंगे कि अभी लंबाई बढ़ रही ना, लंबाई बढ़ने के बाद मोटाई अपने आप आ जाएगी। लंबाई कैसे बढ़ रही, लंबाई में सेल का नंबर बढ़ रहा है, मास नहीं बढ़ रहा है। बात देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10, 20, 25 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से लगातार कोशिकाएं डिवाइड होकर के मसल्स का निर्माण कर रही, बोन का निर्माण कर रही है। आपकी बॉडी की लेंथ बढ़ रही है, आपकी बॉडी की विड्थ बढ़ रही है और आप बड़े होते जा रहे हैं। ठीक, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि आपकी शरीर बढ़ना बंद कर देती है और चौड़ाई फैलना शुरू कर देती है। एक उम्र के बाद व्यक्ति की चौड़ाई फैलने लगती है, वो मोटा होने लगता है। ठीक, तो नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज करती है और नंबर ऑफ क्या इंक्रीज करता है, मास भी इंक्रीज करता है। अब समस्या यहां पे खड़ी क्या है कि यहां पे आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करना, नंबर ऑफ मास का इंक्रीज करना, किसका डिफिनीशन है, ग्रोथ का। अब ग्रोथ क्या, इससे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान लेंगे लिविंग थिंग्स का। 2 चीजें आपको बताया कि नंबर ऑफ सेल बढ़ना, नंबर ऑफ मास का बढ़ना, क्या हम इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान लें? यदि आप कह रहे हैं हाँ तो आप गलत कह रहे हैं, यदि आप यस कह रहे हैं तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। आप कहेंगे नो, हमें नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए वो भी मैं बताऊं। आपने क्लास 9th में 10th में माउंटेन है ना, सोशल में, आपने सोशल में पढ़ा होगा कि 9th में कि जो हमारे नीचे प्लेटें हैं, ये प्लेटें क्या करती हैं, ये प्लेटें आगे की तरफ मूव कर रही हैं एवरी ईयर और 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रही हैं। और जब इंक्रीज करती है जाती है, तरह जाते जाते दूसरी प्लेट आती है, इससे ऐसे टकरा जाती है और टकरा करके प्लेट क्या करती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती। किसमें, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा था, जिसमें आपने हिमालय ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, हिमालय की ओरिजिन जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था तेथिस सागर था। और तेथिस सागर में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो प्लेटें आपस में टकराने लगी और जब प्लेटें टकराई तो एक लेयर बनी और ये लेयर धीरे धीरे अभी भी ऊपर की दिशा में बढ़ रही। क्लियर हुआ? एक है क्या लिविंग थिंग्स है? नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग्स। माउंटेन किसमें था, नॉन लिविंग थिंग्स में। ये भी नॉन लिविंग थिंग्स भी तो इंक्रीज कर रहा है, मास भी बढ़ रहा है और इसकी हाइट भी बढ़ रही है। हाइट भी बढ़ रही है और मास भी बढ़ रही है। आप अभी लिखते थे माउंट एवरेस्ट की जो कि कितना है 8848, जो हाइट है 8848 है। अगर आपने 2020 की ज्योग्राफी की बुक देखी होगी तो इसमें इसको बदल करके एनसीईआरटी ने कितना कर दिया, इतना, यानी इसमें इतनी वृद्धि हो गई, 48 से कितना हो गया
50 हो गया। तो ये भी तो नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ पाई जाती है। ये तो चलो थोड़ा सा कठिन चीज है, आसान चीज बताते हैं। आपके जो विंडो है, ठीक, या आपके घर में जो दरवाजे लगे होंगे, उन दरवाजों को देखिए, जो लकड़ी के बने होंगे। प्लाई वाले में तो उतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लकड़ी में जो होंगे उन्हें देखिए, बरसात के सीजन में, जब रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन में वो सब क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। फिर आप उसको बंद करने की कुंडी लगाने की कोशिश करेंगे, कुंडी आपकी लगती नहीं है, ठीक। और जब आपकी कुंडी, वो कैसे, हम तुम एक कमरे में बंद हो ना, तो वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद नहीं हो रहा। क्यों नहीं बंद हो रहा है? कारण एक, वो स्वेल कर गए, फूल गए, और जब फूल गए तो बीच का जो ग्रुप है, वो ग्रुप सट नहीं पा रहा, जिससे वो कुंडी लग नहीं रही। इसका ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फूल गया। तो एक कंडीशन यहां पे भी आ सकती है। या कोई लिविंग बॉडी है, अगर वो लिविंग बॉडी, सपोज करिए, समझने का प्रयास करिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। चीजों को आसानी से समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी जिसमें समझ पाते हैं समझने का प्रयास करिए। जब माउंटेन भी ग्रो कर रहा है, एक बॉडी भी ग्रो कर रही है, एक बच्चा है वो भी ग्रो करके बड़ा हो रहा है, एक पौधा है वो भी ग्रो करके बड़ा हो रहा है, एक माउंटेन है वो भी ग्रो करके बड़ा हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं, हम ये कह सकते हैं ना। तो इसे अगर हम डिफाइनिंग फीचर मान लें तो हम क्या हो जाएंगे, गलत नहीं हो जाएंगे। हमारे पास सपोज करो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करिए कि हमको दो ऑब्जेक्ट दिए गए, एक नॉन लिविंग थिंग्स का है और एक लिविंग थिंग्स का। या आप रेगिस्तान में जाइए तो कभी आंधियां जब चलती हैं तो क्या करते हैं, जो सैंड होती, सैंड के ग्रुप बनते जाते हैं, ठीक। तो आज इतना सा है, कल इतना बड़ा हो जाता है। तो क्या हम उसे डिफाइनिंग फीचर मान लेंगे लिविंग थिंग्स का? और लिविंग थिंग्स थोड़ी ना है। तो ये हमारा क्या होगा, लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। कौन? ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं। क्लियर हुआ? ग्रोथ क्या है, लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं। बस इतना मानिए। और ग्रोथ किसे कहते हैं? नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, नंबर ऑफ मास का बढ़ना। मुझे उम्मीद है कि चीजें आप समझ गए होंगे। आगे चलें? चलिए एक सेकेंड रुक जाइए बस, जल्दी से बताइए, मूवमेंट किसे कहते हैं? मैंने आपको क्लास 10th में, जो लोग मुझसे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि मूवमेंट के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। और क्लास 10th में आप किसी भी स्कूल में पढ़े होंगे, हालांकि नेक्स्ट ईयर आपकी ये टॉपिक निकाल दी गई थी। तो जल्दी से बताइए, मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट के बारे में आप बताइए, मूवमेंट किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? बताइए। मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस मूव करे, वो उसमें मोशन की डिफिनेशन बताइए। पहले मोशन की बताइए, मूवमेंट अभी आ जाएगी। मोशन की डिफिनेशन बताइए। टाइम चेंज इन, क्या कहते हैं, पोजीशन चेंज इन टाइम इंटरवल। मोशन डिफिनेशन क्या होती है? पोजीशन चेंज इन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के साथ क्या होता है, पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं, इसी को मूवमेंट कहते हैं, ठीक। मोशन को ही मूवमेंट मान लीजिए। अभी बाद में इसके जो और अंदर की चीजें हम बता देंगे आपको। मोशन को ही हम मूवमेंट मान रहे हैं, मतलब गति करना, वक्त के साथ चीजों में परिवर्तन होना। किसमें? पोजीशन में। वक्त के साथ पोजीशन में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? आपका मोशन कहलाता है। उसी को हम मूवमेंट भी मान रहे हैं। बस इसमें अंतर क्या है, जैसे मान लो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही। मूवमेंट क्या हो रही? हमारा हाथ चल रहा है, हमारी आंखें चल रही है, हमारी जुबान चल रही है, हमारे दिल की धड़कन चल रही है, डाइजेशन हो रहा होगा पेट में, ठीक है। और उसके बाद किडनी यूरिन को फिल्टर कर रही होगी। बॉडी में बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं जो लगातार चल रही हैं। वो भी तो अब ये अपने पोजीशन को चेंज तो नहीं कर पा रही, उसी पोजीशन पे स्थिर होकर के भी काम कर रही हैं, उसी पोजीशन पे स्थिर होकर काम कर रही हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें मोशन भी पाए जाते हैं और कुछ में मोशन नहीं पाया जाता, लेकिन उसके अंदर भी मूवमेंट होती रहती है। समझ गए? उसके अंदर भी मूवमेंट क्या होती रहती है। समझने का प्रयास करिए। अब चलिए मान लेते हैं कि एनिमल है, तो एनिमल में तो बात समझ में आती है कि जो फिश है वो स्विमिंग करते हुए चल रही है, बर्ड्स है फ्लाई कर रही है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग वॉकिंग करते चला जाता है, हार्स है, हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से चल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग की बात है, कोई क्रीपिंग है तो कोई वॉकिंग है तो कोई रनिंग है तो कोई स्विमिंग है तो कोई क्या है, फ्लाइंग है। सबके अलग अलग तरीके हैं। लेकिन प्लांट में जाते हैं तो समस्या हो जाती है। जैसे हम प्लांट में जाते हैं तो वहां पे समस्या आ जाती है। समस्या क्या है कि प्लांट में कि ये
मूवमेंट प्लांट में डिफाइन नहीं हो पाती, प्लांट मूवमेंट करता ही नहीं, प्लांट एक जगह स्थिर रहने वाला जीव है। तो उसके लिए हमने ट्रोपेज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ट्रोपेज। किसमें? क्लास 10th में आपने ट्रोपेज पढ़ा था, नेक्स्ट ईयर कोर्स में नहीं था। तो ट्रोपेज में क्या कहते हैं? ट्रोपेज 5 टाइप होती है। कितनी टाइप होती है? 5 टाइप की। एक को कहते हैं फोटोट्रोपिन, फोटोट्रोपिन। सेकेंड को क्या कहते हैं? जियोट्रोपिन। थर्ड को क्या कहते हैं? कीमोट्रोपिन। फोर्थ को क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिन। और 5 को क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिन। इस प्रकार से गति किसमें होती? प्लांट में। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? मैं बता रहा हूं। प्लांट का जो स्टेम होता है वो लाइट, फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता। आप अपने गार्डन में जाइए, जब गार्डन में जाएंगे तो मान लेते हैं आपका गार्डन है और इसे मैप में ये नॉर्थ होता है, ये आपका क्या होता है? ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक, ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। मान लेते हैं कि ईस्ट से सन राइजिंग होता है, सनसेट किधर होता है? वेस्ट में, ठीक। यहां तो कोई डाउट नहीं, सन ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट में सनसेट होता है। आपके बाग में यहां पे कोई पौधा लगा हुआ है और यहां पे भी कोई पौधा लगा हुआ है, ठीक। सपोज कर लेते हैं ये आपका गार्डन है, इस गार्डन में आपने 4 ट्री लगा रखे हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक सेंटर में, ठीक। सपोज कर रहे हैं। जब आप देखेंगे कुछ सालों के बाद तो ये पेड़ आगे की तरफ झुका होगा, इस दिशा में, ये पेड़ इस दिशा में झुके होंगे और ये पेड़ मोस्टली 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99%, 99.99% ये कैसा होगा? इरेक्ट होगा, सीधा होगा। समझ गए? यानी प्लांट का जो स्टेम होता है वह, प्लांट का जो स्टेम होता है सन की लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, जिधर लाइट मिलती है उधर की दिशा में गति करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिन। जो रूट होती है एक इसमें पाया जाता है, स्टेम में, नोट करते चलिए रफ पे, इसे किस में पाया जाता है? रूट में। किस में पाया जाता है? रूट में, जियोट्रोपिन। प्लांट की जो रूट होती है ये ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ बढ़ती है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, जबकि ये अपोजिट बिहेवियर करता है, स्टेम अपोजिट बिहेवियर करता है, लाइट के साथ चलता है और रूट ग्रेविटी के साथ चलती है। कीमोट्रोपिन, आपने देखा होगा कि जो आपके यहाँ जो रूरल एरियाज होंगे या जो शहर के एरियाज हैं, सबके लिए, सिटी एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, वहां पे आपने देखा होगा कि स्प्रेड किया जाता है बीडीसाइड। बीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशक। तो उसे क्या करते हैं? बीड में डाल देते हैं। बीड किसे कहते हैं? जो पौधे छोटे छोटे होते हैं, हर्बिसाइड, बीडीसाइड, ठीक। तो बीडीसाइड डाल देते हैं, हर्बिसाइड डाल देते हैं। हर्बिसाइड जो घास होती है इन्हें जलाने के लिए आता है, हर्बिसाइड्स, ठीक। हर्बिसाइड को डाल देते हैं, जो आपकी घास होती है 2-3 दिन में जल जाती है। ठीक, किसका उदाहरण? केमिकल का। आपने देखा होगा पॉलन ग्रेन, सुना होगा, पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन में, रिप्रोडक्शन में पढ़े होंगे, पॉलन ग्रेन जो होता है एंथर से निकलता है और जा करके स्टिग्मा पे बैठ जाता है। पॉलन ग्रेन एंथर से निकलता है और स्टिग्मा पे जाके बैठ जाता है। अगर वह पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का होता है तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर सेम स्पीसीज का नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर से सुनिए, वो कैसा, किसका है? कीमोट्रोपिन में। कीमोट्रोपिन में एक पॉलन ग्रेन अपने पॉलन सेक से निकलता है और एयर के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, किसी माध्यम से, किसी मीडियम से होते हुए कहां पहुंच जाता है? स्टिग्मा पे। किसके? या सेम स्पीसीज के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है। जैसे पहुंचता है वहां जाकर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और धीरे धीरे वो ग्रो करके कहां चला जाता है? ओव्यूल में जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। किसका एक उदाहरण है? कीमोट्रोपिन में। क्लियर? पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिन, हाइड्रोट्रोपिन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। थिग्मोट्रोपिन, टच मी नॉट, टच मी नॉट, डोंट टच मी, ठीक। तो टच मी नॉट, इसका स्लोगन है टच मी नॉट, और वो डोंट टच मी वो दूसरा है, गाना है। तो टच मी नॉट जो है वो थिग्मोट्रोपिन में, टच मी नॉट क्या है? थिग्मोट्रोपिन में। थिग्मोट्रोपिन में आप किसी पौधे को टच करते हैं जिसमें आपका मिमोसा प्यूडिका आता है। मिमोसा प्यूडिका किसे कहते हैं? छुई मुई। जैसे आप टच करते हैं उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, छोड़ देते हैं, फिर अपने स्थान पर रिमेनिंग लौट आती है। टच मी नॉट, ये 5 थिग्मो मतलब टच करने से 5 जो है 5 प्रकार से गति किसमें होती है? मूवमेंट प्लांट में होती है।
लेकिन इसे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं रख सकते क्योंकि बेसिक एक क्राइटेरिया नहीं है, अलग अलग क्राइटेरिया। देखिए सबके अलग अलग क्राइटेरिया है, तो ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर में नहीं जाता है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। कॉन्शियसनेस, बहुत इंटरेस्टेड है, जल्दी बताइए। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर आया एक मॉस्किटो बैठा है, ठीक, और उसे लगा कि ये व्यक्ति अभी छिपकली बन के दीवार पे चढ़ रहा है, इस व्यक्ति के पास मौका अच्छा है, इसे चूस लेते हैं जितना चूस सकते हैं। उसे ये नहीं पता व्यक्ति का कॉन्शियस काम कर रहा है, उसका ब्रेन काम कर रहा है, उसके नर्वस टिश्यू काम कर रहे हैं। वो बेचारा जैसे ही ब्लड सक करने की कोशिश करता, उस समय आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ पे या बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ पे इतना तेज मारते हैं कोई दुश्मन को भी ना मारे। आपको उस चोट का दर्द भी नहीं होता है क्योंकि आप अपना क्या कहते हैं शिकार कर चुके हैं, मच्छर को मार चुके हैं। मच्छर का खून देखते हैं आपको बड़ी तसल्ली मिलती कि मैंने मार दी। ये आपको पता भी नहीं चलता कि हमने उतना तेज झापड़ अपने आप को भी मारा था, वो तो इतनी एरिया कवर किया था, बाकी हाथ तो अपने एरिया पड़े थे, ठीक। तो एक जो चीजें हैं, एक इसमें आते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप कितने संवेदन हैं, यानी आप हीट से, लाइट से, टेम्परेचर से, बायोटिक से, एबायोटिक से रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक। जो एनिमल होते हैं ये रिस्पॉन्ड तेज करते हैं, लेकिन प्लांट रिस्पॉन्ड बहुत स्लो करते हैं क्योंकि यहाँ पे नर्वस टिश्यू नहीं पाए जाते, यहाँ पाए जाते, थोड़ा सा ये कठिन है। कॉन्शियसनेस में जो एनिमल है ये बहुत तेज रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक, लेकिन जो प्लांट होता है वो रिस्पॉन्ड तेज नहीं करता है। क्योंकि क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करता बताइए? क्योंकि यहां पे नर्वस टिश्यू नहीं पाए जाते। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। जबकि इसमें क्या पाया जाता है? नर्व टिश्यू पाया जाता है, इसलिए बहुत तेज रिएक्शन करता है। आपको पता है नहीं, मॉस्किटो जैसे बाइट करता आप मार देते हैं। आप लाइट को टच करेंगे ना तो तुरंत करंट लगेगा तो आप छोड़ देंगे, ठीक। ज्यादा प्यार आएगा उसको तो अपने साथ चिपका लेगा कि वो गले लग जाए, ठीक। कौन? लाइट, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आपकी सारी एनर्जी चली जाती है, आप लास्ट में मर जाएंगे। तो यहाँ पे एनिमल जो होते हैं ये रिस्पॉन्ड तेज करते हैं, लेकिन प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे नर्वस टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसे भी हम डिफाइनिंग फीचर के अंतर्गत नहीं रख सकते। किसको? कॉन्शियसनेस को। संवेदनहीनता कहते हैं, संवेदनशीलता। हिंदी क्या है? संवेदनशीलता, हीनता नहीं, संवेदनशीलता, ठीक। मेटाबॉलिक रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन पाया जाता है, यानी हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल लोचा चलता है। केमिकल लोचा पढ़े? केमिकल लोचा, जिससे आप कांड करते हैं, बहुत सारे कांड आप करते हैं। कांड बुरा शब्द नहीं है, बहुत सारे लोग कांड के नाम पे भड़क जाते हैं। कांड करना, कांड आप करते, कांड अच्छे काम है, किया करिए कांड। तुलसीदास ने 7 कांड किया था रामचरितमानस में, तो कांड करना चाहिए। कांड क्या है? आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, वो सब किस पे डिपेंड करती हैं? आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन पे। आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर सही है, जैसे इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी टंग काम कर रही है, लंग्स काम कर रहा है जहां से सांस आ रही है, लैरिंग्स काम कर रही है। अगर सपोज डेट कि हमारी टंग ट्विस्ट कर जाए, किसी कारण से साफ ना बोल पाए, राम को हम श्याम बोले, श्याम को आम बोले, आम को घास बोले, तो क्या आप उस चीज की मीनिंग को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। यानी जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है, सांस अच्छे से आ रही है, टंग अच्छे से काम कर रही है, लैरिंग्स अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको शब्द समझ में आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक। उसी तरह से हमारे फूड का डाइजेशन, आपने भोजन कुछ खाया, अगर उसका डाइजेशन हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डाइजेशन ना हो तो फिर क्या होगा? अगर डाइजेशन ना हो तो क्या आपको नहीं पता है कि आपको क्या होगा? आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे बॉडी में एक दो नहीं, ऐसे 1000 ऑफ थिंग्स केमिकल चलते रहते हैं। कुछ छोटे केमिकल होते हैं, कुछ बड़े केमिकल होते हैं। इसे हम केमिकल लोचा कहते हैं। हमारे बॉडी में लगातार केमिकल चलते रहते हैं। वो केमिकल की वजह से कभी बीपी आपकी बढ़ जाएगी, कभी बीपी घट जाएगी, कभी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, कभी शुगर लेवल घट जाएगा, ठीक है। कभी आपके जो हेडेक हो जाएंगे, कभी आपको स्टमक पेन हो जाएगा, कभी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो ये सभी समस्याएं क्यों आ रही? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन काम कर रहा है। और सभी में आप जब मान लीजिए, अभी तो कोई बात नहीं 11th का पढ़ रहे हैं, जब नीट पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। प्रश्न कई बार आया है कि निम्न में से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग थिंग्स का?
व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, तो वहां पर आंसर कौन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर आपके न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ आ जाता है, किसमें, मेटाबॉलिक रिएक्शन में। तो आप बताएंगे कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें होता है वही लिविंग थिंग्स है। क्लियर हुआ, जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वही लिविंग थिंग्स है। मान लेते हैं माउंटेन पर्वत का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। क्या आप माउंटेन पर्वत को भोजन करा पाएंगे? उसे कह दी भैया लो 2 रोटी खा लो, मेरे यहाँ बना था, लो 2 रोटी खा लो, आप थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, खाएगा? नहीं खाएगा। क्या आप धूप से कहेंगे लो थोड़ा सा एनर्जी ले लो, दाल चावल खा लो, खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसमें सेल नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे आप न्यूट्रिएंट देंगे ना, कोई कोई न्यूट्रिएंट तो लेगा, चाहे वो खुद से, चाहे ऑटोट्रॉपिक होगा चाहे हेटेरोट्रॉपिक होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन पाया जाता है। यानी शरीर की कोई न कोई क्रिया होती रहती है जो केमिकल बेस्ड होती है, केमिकल के आधार पर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और यही लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर है। यही क्या लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप जाइए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक आपकी व्हाट इज लिविंग थिंग्स, एक पूरी तरह से मैंने आपको जितना हो सकता था उतना ब्रीफ में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बैग में है, उसमें है, लेकिन वो नीट की क्लास के लिए है, क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए, और बेसिक आपका जो क्या कहते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए इतनी ही चीजें आपको जानना जरूरी है। इससे ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे तो आप बोर होंगे, समझ नहीं आएगा, परेशान होंगे, आपको लगेगा बायोलॉजी तो मैथ से ज्यादा टफ है और आप भाग करके मैथ में एडमिशन करा लेंगे, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इतना ही पढ़िए। नीट में चलेंगे तो वहां पे हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जो ड्रॉबैक भी होंगे, उसके बेनिफिशियल होंगे, सबको पढ़ेंगे। इन सबका ड्रॉबैक आएगा, बेनिफिट आएंगी, सब कुछ पढ़ेंगे नीट के अकॉर्डिंग। ठीक, सेकेंड टॉपिक आपकी है जो आपका क्या कहते हैं उसे, प्री क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, सेकेंड आपका है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। आपकी क्लास अब नेक्स्ट मंडे को आने वाली है, तो उसके पहले आपको क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें इन फाइव किंगडम अभी मैंने लिखा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।